Hello and welcome all students, especially of Bihar Board Class 10th English lovers. This is Ashish Kumar and I welcome you all on my channel. We have been doing Panorama English Reader Chapter 5. हम लोग English Reader के Chapter 5 को पढ़ रहे थे, which is Sun and Moon written by Catherine Mansfield, जिसको Catherine Mansfield ने लिखा है. चैप्टर का नाम है Sun and Moon. Just before this video I made a video on the summary of the concept. इस विषय पर मैंने एक समरी वाला क्लास शूट करके कहानी को हिंदी में बताते हुए मैंने एक वीडियो शूट किया है पिछली क्लास में. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप जा करके उस पिछली वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. टुडे वी आर हियर to discuss about some probable questions which is about to or which may come into 2021 examinations. हम लोग आज यहाँ कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिनके आने की संभावना है 2021 में होने वाले एग्जाम में. तो आइए शुरू करते हैं. पहले हम लोग लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर अब डिस्प्ले कर रहा होगा सन एंड मून बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स पहले देखेंगे. पहला प्रश्न है कि द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस ब्लैंक स्पेस. उस पार्टी के लिए जो पार्टी हो रही है सन और मून के घर पे, उसमें सबसे बेहतरीन खाने का क्या चीज बना था? तो वो था आइस पुडिंग. पुडिंग का मतलब होता है हलवा. हलवा था, उसके ऊपर आइसिंग की गई थी, बड़ा खूबसूरत तरीके से उसे सजाया गया था. तो सबसे फैंसी आइटम उस पूरे पार्टी का वो आइस पुडिंग ही था. दूसरा प्रश्न है सन एंड मून वेंट डाउनस्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द. हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक साथ, हाथ में हाथ मिलाकर भी कह सकते हैं, लेकिन हैंड इन हैंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक साथ. सन और मून नीचे उतर करके, सीढ़ियों से नीचे उतर करके गए मिलने किससे? तो जवाब है गेस्ट्स, अतिथियों से. वो पार्टी में देखना चाहते थे कौन कौन आए हैं और उनसे मिलना चाहते थे, तो उतर के सीढ़ियों से गए मिलने अतिथियों से, गेस्ट से. तीसरा प्रश्न है इन द स्टोरी सन एंड मून हु गॉट स्कॉल्डेड एट द एंड ऑफ स्टोरी. कह रहा है कि इस स्टोरी में सन एंड मून नामक जो कहानी है, इसमें लास्ट में किसको डांट पड़ती है? गेट स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांट खाना. स्कॉल्ड का मतलब डांट होता है और गेट स्कॉल्डेड का मतलब हो गया डांट खाना. लास्ट में किसे डांट खाना पड़ता है? तो जवाब है नन, किसी को भी नहीं. केवल लास्ट में सन जो है वो रोने लगता है, और रोने का कारण ये रहता है कि उसकी बहन जो है वो आइस पुडिंग में से नट को, एक अखरोट रहता है, मेवा रहता है, उसको उठा के खा जाती है और वो हैंडल बना रहता है उस घर का, और वही उसको खराब लगता है तो वो रोने लगता है. वहीं पे कहानी खत्म होती है. डांट किसी को नहीं पड़ी है. तो जवाब है नन. किसने डांट खाया कहानी में अंत में? तो जवाब है किसी ने नहीं. आते हैं अगले प्रश्न पर. अगला प्रश्न है कि कैथरीन मैन्सफील्ड इज बेसिकली, कैथरीन मैन्सफील्ड मुख्यतः है क्या है? वो एक स्टोरी राइटर, कहानी लेखिका, यानी कहानीकार है. वो कहानी लिखती हैं. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि एंटोन चेखोव के फुटस्टेप्स पर वो चलती हैं. जैसे एंटोन चेखोव एक कहानी राइटर थे, मेनली वो भी स्टोरी राइटर थे, हालांकि ड्रामाटिस्ट भी थे वो. तो कैथरीन मैन्सफील्ड भी उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कहानी लिखती हैं. इसलिए कैथरीन मैन्सफील्ड मुख्यतः क्या है? कहानीकार, कहानी की लेखिका. देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, इन द स्टोरी सन एंड मून सन वॉज वेरी. सन एंड मून नामक कहानी में सन की क्या स्थिति है? तो वो है वेरी अपसेट, परेशान है, वो उदास है. वो परेशान और उदास होने का बहुत सारा कारण है कि उसे कोई पूछ नहीं रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसे पार्टी अटेंड नहीं करने दी जा रही है, उसे कहा जा रहा है जल्दी जाके सो जाओ. तो इस तरह से उसको बहुत ही परेशानी है. तो कहानी में, पूरी कहानी में सन जो है उदास है. सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ. सन और मून नाम है किनके? तो जवाब है चिल्ड्रन, यानी बच्चों के. सन लड़के का नाम है और मून लड़की का नाम है. तो कुल मिलाकर सन और मून किनके नाम है? तो जवाब है बच्चों के. क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज ब्लैंक स्पेस टू लुक आफ्टर सन एंड मून. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखरेख करना, देखभाल करना. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखरेख करना या देखभाल करना. सन और मून का देखभाल करने के लिए वहां था नोबडी, कोई भी नहीं. देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून, यानी सन और मून की देखभाल करने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था. ना तो उसकी मम्मी उसका ध्यान दे रही थी, ना नर्स ध्यान दे रही थी, ना उसके पिताजी, क्योंकि पिताजी तो थे ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए थे. तो कुल मिलाकर के इन दोनों बच्चों को ध्यान देने वाला वहां पर कोई भी नहीं था. आठवां नंबर प्रश्न क्या है देखें. व्हाई डिड द मदर नॉट अलाउ हर चिल्ड्रन टू जॉइन द पार्टी.
माँ ने बच्चों को पार्टी में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना। तो माँ ने बच्चों को पार्टी में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? तो जवाब है द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एडल्ट्स, क्योंकि यह पार्टी जो थी वो वयस्कों के लिए थी, बच्चों के लिए थी, क्योंकि उस पार्टी में शराब होना था, नाच गाना होना था, थोड़ी बहुत अश्लीलता की हदें भी थी उसमें। तो इस वजह से वो बच्चों पर बुरा असर डालता, इस वजह से बच्चों की माँ ने उनको पार्टी में आने की इजाजत या अनुमति नहीं दी। 9वां नंबर प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून? सन और मून नामक कहानी की लेखिका कौन है? ऑथर का मतलब लेखक होता है, तो इस कहानी के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? ऑथरेस भी कह सकते हैं। तो जवाब आप जानते ही हैं, कैथरीन मैन्सफील्ड। लेखिका का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन एंड मून वर, सन और मून थे, क्या थे? तो ये एक साथ मिस टाइपिंग हो गया है, ब्रदर एंड सिस्टर होना चाहिए, पूरा लंबा चौड़ा से साफ साफ होना चाहिए था, ब्रदर एंड सिस्टर। सन और मून क्या थे भाई? तो दोनों थे भाई और बहन, दोनों भाई बहन थे आपस में। अगला प्रश्न लेखिका के बारे में ही है। 11वां नंबर प्रश्न ये रहा कि कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बॉर्न इन। कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म हुआ था सन 1888 में, 1888, 1888 में उनका जन्म हुआ था। कैथरीन मैन्सफील्ड डाइड इन, कैथरीन मैन्सफील्ड की मृत्यु हुई 1923, 1923 में। ये कहानी के शुरुआत में ही ब्रैकेट में उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि यानी जन्म वर्ष और मृत्यु का वर्ष दोनों दिया हुआ है। 13वां नंबर प्रश्न है कि ब्लैंक स्पेस वाज अ सीरियस एंड क्वाइट चाइल्ड। सन एंड मून दो बच्चों में से कौन सीरियस गंभीर और क्वाइट चुपचाप रहता था? हालांकि क्वाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्वाइट की स्पेलिंग QUIET होना चाहिए, इसका मतलब होता है शांत, और ये जो क्वाइट गलत लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब होता है बिल्कुल, जैसे क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बिल्कुल कठिन कार्य। तो यहां पर मैं थोड़ा सा क्वाइट की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, दरअसल में ये क्वाइट होगा कि ब्लैंक स्पेस वाज अ सीरियस एंड क्वाइट चाइल्ड। कौन एक गंभीर और शांत बच्चा था? तो जवाब है सन, जो लड़का था, भाई था, वही शांत और गंभीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस इज अ चीयरफुल चाइल्ड हु लाइक्स द अट्रैक्शन। कौन एक चीयरफुल मतलब खुश मिजाज बच्चा था जिसे अट्रैक्शन आकर्षण पसंद था, लोग उस पर ध्यान दे ये पसंद था? तो जवाब है मून। मून वो बच्ची थी जिसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पसंद था, वो चाहती थी कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहे, और वो चीयरफुल थी। चीयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज, मतलब जो अक्सर खुश रहता हो, उसे कोई टेंशन ना हो, तो उस तरह की बच्ची थी मून। और गंभीर एकदम शांत स्वभाव का बच्चा था सन। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। अब पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रश्न में से एक दो प्रश्न देखिए आपके बीच में है कि द फ्लावर पॉट्स लुक्ड लाइक, जो फूल के गुलदान आए थे, गुलदस्ते आए थे जिसमें फूल रखे हुए थे, वो किस तरह दिख रहे थे? हैट्स। जवाब है टोपियों की तरह, झुकी हुई टोपियों की तरह दिख रहे थे। शुरुआत में ही कहानी में यह वर्णन किया गया है कि घर में वो आ रहे हैं गुलदस्ते, और ऐसा लग रहा है जैसे झुकी हुई टोपियां हैं, तो बिल्कुल टोपियों की तरह वो गुलदस्ते दिख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि हु डिड नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अनरियल थिंग। दोनों बच्चे में से किसको पता नहीं था कि रियल थिंग यानी रियल वस्तुएं क्या होती हैं, अनरियल वस्तुएं क्या होती है? जैसे फूल को लेकर के उसे पता नहीं था कि ये नकली फूल है कि असली फूल है। ये किस बच्चे के साथ ये समस्या थी? तो जवाब है मून। मून ही वो लड़की थी जिसे असली फूल, नकली फूल इत्यादि में कोई खास फर्क समझ में नहीं आता था, यानी रियल और अनरियल, वास्तविक और अवास्तविक चीजों में फर्क करना किसे नहीं आता था? तो जवाब है मून। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज में लिया है। ये 16 प्रश्नों के में से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, 2021 में एग्जाम में आने की इनकी संभावना है। आप इनको कम से कम दिमाग में डाल लें। हालांकि आप अगर पूरी कहानी को अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे, अच्छे से समझे हुए रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव्स में सेट किए जाएंगे तो आप आसानी से उसके आंसर्स दे पाएंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ बड़े आंसर वाले क्वेश्चन। चलिए तो शुरू किया जाए। और पहला प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये रहा कि हु वर सन एंड मून। सन और मून
कौन थे? तो जवाब है कि सन एंड मून वर ब्रदर एंड सिस्टर। सन और मून भाई बहन थे। दे वर वेरी यंग, वो काफी छोटे थे। एंड केप्ट फार फ्रॉम अडल्ट्स वर्ल्ड, और वो दूर थे बड़ों की दुनिया से, यानी वो इतने बच्चे थे अभी कि उनको बड़ों की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी जानकारी नहीं थी। तो जवाब है कि सन और मून भाई बहन थे और वो बड़ों की दुनिया से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो अभी काफी छोटे थे, बच्चे थे, उनको बड़ों की समझदारी नहीं थी। दूसरा प्रश्न ये रहा कि व्हाट वाज द ओकेजन इन देयर हाउस, उनके घर पर क्या अवसर था, क्या मौका था। ओकेजन का मतलब हो गया अवसर, मतलब किस तरह का आयोजन था अपनी भाषा में अगर हम कहें तो जवाब ये रहा कि देयर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिकल कंसर्ट, उनके मम्मी पापा ने एक संगीतमय कार्यक्रम या संगीतमय पार्टी का आयोजन किया था। इन विच द यंगस्टर्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, जिसमें बच्चों का आना अनुमति नहीं थी, बच्चों को आने की अनुमति नहीं थी। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना हो गया, लेकिन यहां पर में आप पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेने की जगह आप आना भी समझ सकते हैं। ऐसे पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो पार्टिसिपेटेड इन ए कॉम्पिटिशन ऐसा कहते हैं। तो सन और मून के मम्मी पापा ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया था, म्यूजिकल पार्टी का आयोजन किया था, और उसमें छोटे बच्चों का आना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो अडल्ट्स की पार्टी थी, बड़े लोगों की पार्टी थी, वयस्कों की पार्टी थी। तीसरा नंबर प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि व्हाट हैपेंड टू द लिटिल हाउस इन द पार्टी, उस पार्टी में एक आइस पुडिंग बनाया गया था जो घर की तरह था, उसका जो छत बनाया गया था वो पूरे आइस की थी। उस घर में काफी खूबसूरत हैंडल लगाया गया था दरवाजे पे, जो अखरोट का मेवा का हैंडल था। मतलब उस घर को, मतलब खाद्य पदार्थ ही था, जैसे मैंने आप पिछली वीडियो में बताया है कि आजकल केक भी तरह तरह के बनते हैं, तो उसी तरह उस घर को बनाया गया था जो पुडिंग था, एक्चुअली आइस पुडिंग था वो। तो कह रहा व्हाट हैपेंड टू द लिटिल हाउस इन द पार्टी, उस घर का क्या हुआ उस पार्टी में, मतलब वो जो खाने के लिए हलवा बनाया गया था उस हलवे का क्या हुआ। तो जवाब ये कि द लिटिल हाउस विद द व्हाइट स्नो रूफ, स्नो रूफ का मतलब यही हो गया, स्नो मतलब बर्फ होता है, स्नो का मतलब बर्फ ही होता है, और रूफ मतलब आप जानते होंगे कि इसका मतलब छत होता है। वह घर जिसका बर्फ का छत बना हुआ था, एंड ग्रीन विंडोज, और जिसमें हरी हरी खिड़कियां लगाई गई थी, ब्रोकन, एंड वहां छप गया है, देखें वो भी एक टाइपिंग एरर है, एंड होगा, एंट नहीं होगा, ये जो एंट लिखाया हुआ है ये गलत हो गया। एंड इट्स हाफ वाज मेल्टेड अवे, पहले तो उसका स्नो जो था, बर्फ था, वो आधा उसका जो है पिघल गया था, उसका जो रूफ था वो भी खराब होके पिघल गया था, और जो खिड़कियां थी वो टूट गई थी। अवे इन द सेंटर ऑफ द टेबल, और सेंटर ऑफ द टेबल में वो रखा हुआ था वो घर, मतलब वो सबसे उस पार्टी का सबसे खूबसूरत आइटम था, उसको इतना खूबसूरत डिजाइन कराया गया था, कुक ने उसको इतने बढ़िया से सजा करके बनाया था कि वो उस पार्टी में सबसे बढ़िया खाने वाली चीजों में से एक था, और उस सन को सबसे ज्यादा वही पसंद आया था। और क्या हुआ उस घर के साथ कि जब पार्टी खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि उसका छत आधा गल गया है, उस घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं, ये स्थिति हो गई थी उस घर की। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हाई डिड सन एंड मून नॉट स्लीप एट नाइट, सन और मून दोनों भाई बहन रात को सो क्यों नहीं पाए। उनको तो बोल दिया गया था कि जाइए सो जाइए, अब आप लोगों का काम नहीं है, जल्दी खाइए जल्दी सोइए, तो वो लोग सो क्यों नहीं पाए। तो जवाब देखिए कि सन एंड मून वर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट द गेस्ट्स डिड इन द पार्टी। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु कह सकते हैं, उत्सुक या जिज्ञासु। तो है कि सन एंड मून वर वेरी क्यूरियस, सन और मून काफी उत्सुक थे टू नो, जानने के लिए, व्हाट द गेस्ट्स डिड इन द पार्टी, की अतिथियों ने या गेस्ट्स ने पार्टी में क्या किया, ये जानना चाहते थे वो। इस जानकारी की वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी, उनके मन में कौतूहल भरा हुआ था कि चल के देखा जाए आखिर हो क्या रहा। सो दे डिड नॉट स्लीप एट नाइट, इसलिए वह रात में सो नहीं पाए। एंड सेट ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द स्टेयर्स, और सीढ़ियों पे, स्टेयर्स का मतलब क्या होता है भाई, तो सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी दो तरह की होती है, एक लैडर हो गया बांस की सीढ़ी, और घरों में जो पक्के की सीढ़ियां बनती हैं उनको स्टेयर्स कहते हैं। तो वो क्या किया कि वो जाके स्टेयर्स पर बैठ गए, एंड गॉट ए ग्लिम्स ऑफ द पार्टी, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और वो पार्टी की झलक लेने लगे, मतलब वहां से देखने लगे कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा है, गेस्ट्स लोग कर क्या रहे हैं।
तो प्रश्न था कि वो क्यों नहीं सो पाए, तो जवाब यही है कि नहीं सो पाने का वजह उनके मन की जिज्ञासा थी। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर गेस्ट लोग पार्टी में कर क्या रहे हैं। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो बाहर आ जाते हैं अपने कमरे से और सीढ़ियों पर बैठ करके वो देखना शुरू करते हैं कि आखिर इस पार्टी में हो क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 कि डू यू थिंक द यंग चिल्ड्रन शुड हैव द राइट टू अटेंड द पार्टी स्पेशली डिजाइन्ड फॉर एडल्ट्स? क्या आपको लगता है कि बच्चों को बड़ों के लिए आयोजित पार्टी में जाने का अधिकार होता है? गिव रीजंस, इसका कारण बताएं। अगर हाँ कह रहे हैं तो क्यों अधिकार है बच्चों को, इसका कारण बताइए। और अगर ना कह रहे हैं कि नहीं, बड़ों के लिए आयोजित पार्टी में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके कारण बताएं। तो देखिए जवाब है कि नो, आई डोंट थिंक यंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू अटेंड द पार्टी डिजाइन फॉर द एडल्ट्स। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को बड़ों के लिए आयोजित पार्टी में जाने देना चाहिए। इट इज बिकॉज, क्योंकि these parties have such an environment which suits, यहाँ shoots का स्पेलिंग गलत हो गया, शीट्स लिखा गया है, वो गलत है। ये जो लिखा गया है ये गलत है, होना चाहिए suits, SUITS, which suits only adults not youngsters। क्योंकि ऐसी जो पार्टियां होती हैं वो बच्चों को सूट नहीं करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को सूट करेंगी, क्योंकि उसमें शराब का दौर चलेगा, गंदे गंदे हंसी मजाक होंगे, कुछ अश्लीलता की बातें होंगी, उल्टे सीधे ड्रेस हो सकता है लोग पहन करके आए, तो बच्चों के दिमाग में वो गंदगी भर जाएगी। इसलिए बड़ों की पार्टियों में बच्चों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा कारण है। सो द गैप शुड बी मेंटेन्ड, इसलिए गैप बना के रखना चाहिए। बच्चों के लिए आयोजित पार्टियां जैसे बर्थडे समारोह वगैरह होता है जो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, उसमें बच्चों के हिसाब से बड़े भी जाते हैं, लेकिन बड़ों की आयोजित पार्टियां में बच्चे नहीं जाते क्योंकि बड़ों का एक अलग रहन सहन होता है। इसलिए मेरा तर्क ये है कि नहीं, बच्चों को बड़ों के लिए आयोजित पार्टियों में जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी पार्टियां बच्चों को सूट नहीं करती, ऐसी पार्टियां केवल और केवल बड़ों को सूट करती हैं। इसलिए बच्चों और बड़ों के बीच में गैप बरकरार रहना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो आखिरी क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये है कि व्हाट मैसेज डज कैथरीन मैन्सफील्ड वांट टू गिव टू द रीडर्स? एक्सप्लेन। क्या मैसेज देना चाहती हैं कैथरीन मैन्सफील्ड इस कहानी के माध्यम से पाठकों को? ये जो सन एंड मून कहानी है, इससे वह क्या संदेश देना चाहती हैं हमें? एक्सप्लेन, व्याख्या करके बताइए। तो देखिए, थ्रू दिस स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू से दैट देयर इज अ गैप और देयर इज अ ग्रेट गैप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ यंग एंड एडल्ट्स। इस कहानी के माध्यम से कैथरीन मैन्सफील्ड यह बताना चाहती हैं कि बड़े लोगों के जीवन का या बड़े लोगों की दुनिया और छोटे लोगों की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रेट गैप का मतलब हो गया बहुत बड़ा अंतर, बहुत जरा बड़ा खाई है। द एडल्ट्स वांट टू कीप द यंगस्टर्स अवे फ्रॉम देयर वर्ल्ड, और बड़े लोग हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को उनकी दुनिया से बाहर रखा जाए। बट दिस हर्ट्स द यंगस्टर्स वेरी मच, लेकिन इससे बच्चों को बड़ा ही हानि होता है, बच्चों को बड़ा दुख लगता है। ये यहां पर में जो वर्ड हम लोगों ने लिया है हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है? दुखी हो जाना, चोट लगना जिसको आप कह सकते हैं। तो दुखी होना यहां कह दें कि बच्चे दुखी हो जाते हैं इससे कि उनको क्यों आखिर पार्टी से दूर भगाया जा रहा है, क्यों उनको कहा जाता है कि जाकर के सो जाइए, आपका काम खत्म। दे ऑफन गेट डिस्टर्ब बैडली एंड क्रिएट इल फीलिंग अगेंस्ट एडल्ट्स। वो कई बार जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पूरी तरह से, और बड़ों के लिए मन में खराब भावनाएं, दुर्भावनाएं ले आते हैं। इल फीलिंग का मतलब होता है दुर्भावना, बुरा फीलिंग, खराब फीलिंग, तो इसको आप दुर्भावना कह सकते हैं। वो बड़ों के प्रति मन में खराब सोच ले आते हैं, यानी दुर्भावना ले आते हैं। सो बोथ शुड ट्राई, स्पेशली द सीनियर्स, टू रिड्यूस गैप एंड मेक ए प्रॉपर ब्रिज बिटवीन देम। तो इसलिए दोनों को कोशिश करना चाहिए कि खास करके सीनियर को, बच्चे क्या कोशिश करेंगे, वो तो अभी बच्चे हैं, उनको तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए सीनियर्स को खास करके ट्राई करना चाहिए कि रिड्यूस करें गैप को। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, कम करना, वो उस दूरी को घटाएं एंड मेक ए प्रॉपर ब्रिज बिटवीन देम, और बच्चों और बड़ों के बीच में एक प्रॉपर ब्रिज बनाएं। ब्रिज का मतलब हो गया पुल, तो मतलब एक ऐसा ब्रिज बनाएं, एक ऐसा पुल बनाएं जिसके लिए बच्चे भी ज्यादा परेशान ना हो और बड़े को भी कोई खास कष्ट ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी करनी है तो घर में ना करें, बाहर किसी होटल में करें, कहीं और करें, बच्चों को ना ले जाएं, बच्चे भी बुरा नहीं मानेंगे, वो अपने घर में ऐश करेंगे। लेकिन बच्चे घर में और उनके सामने पार्टी होगी तो या तो बेहूदगी सीखेंगे, या अगर आप उनको दूर करेंगे तो उनको अपने मम्मी पापा से ही
परेशानी होने लगेगी, उनके बारे में उनकी नकारात्मक सोच हो जाएगी। तो कैथरीन मैन्सफील्ड ने यही संदेश दिया है पाठकों को। वो ये दिखलाना चाहती हैं कि आप समझें कि बच्चों की दुनिया अलग है और बड़ों की दुनिया अलग है, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसको जाने बिना हम अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। हमें करना चाहिए कि दोनों दुनिया के बीच में एक पुल बना दें कि हम बच्चों की दुनिया में भी आ सके, बच्चे भी हमारे दुनिया में आ सके, और ऐसा कोई चीज ना करें जिससे कि बच्चों के मन में हमारे प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो जाए। इसी मैसेज के साथ कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये कहानी लिखी है, सन एंड मून। तो प्रस्तुत जो कहानी है वह बच्चों और बड़ों के दुनिया के ऊपर आधारित है, और लेखिका हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है कि किस प्रकार बच्चे और बड़ों के बीच में एक ऐसी दूरी होती है जो बच्चों के मन में कई बार नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी को लेकर के इस खूबसूरत कहानी को कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक रहा सन एंड मून। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीजों को पढ़ के, इन चीजों को देख करके काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। और अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ऐसे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो आराम से प्रिंट निकाल करके चीजों को पढ़ लें। उम्मीद करते हैं कि इस स्टोरी से, इस क्वेश्चन आंसर से आपको काफी सारे फायदे हों। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी, ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे, तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, मित्रों को भी बताएं ताकि उनको भी फायदा हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी कोई चार्ज पे करने की जरूरत ना हो, और इंग्लिश से लगने वाला डर काफी हद तक कम हो जाए, क्योंकि इंग्लिश आने वाले दिनों में आपके लिए और भी जरूरी हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर करेंगे एक दूसरे की मदद और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैं आज की इस वीडियो में लेता हूं विदा। और अगर आपको कोई खास समस्या, कोई परेशानी है, और अगर आप मुझसे कुछ और चाहते हैं कि जानकारी लें, कुछ और वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं, कुछ आपके डाउट्स हैं, यू फील फ्री टू टॉक टू मी एंड जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस। आप अपने प्रश्नों को पूछें, मैं यथासंभव आपको जवाब दूंगा। और इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट चैप्टर का। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद।